9th क्लास के प्रिय छात्र छात्राओं, पिछली वीडियो में हमने नाउन की एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाया था, जो कि चैप्टर 4 के अंतर्गत आती है। चैप्टर 5 के अंतर्गत प्रोनाउन टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये शब्द जो है नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। और एक नाउन और प्रोनाउन को बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि सिंपल वे में आपको इस पूरे अध्याय को समझाया जाए। तो बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसकी बारीकियों को समझते हैं कि नाउन प्रोनाउन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों देखो, ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन में आप एक चीज देख रहे होंगे कि प्रो प्लस नाउन। जो प्रो है इसका मतलब है फोर ए नाउन। तो मैं डेफिनेशन इसकी बनाऊंगा। प्रोनाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच and it is used to restrict the repetition of a noun। नाउन की रिपीटेशन जो होती है उसको रोकने के लिए, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये प्रोनाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। प्रोनाउन जो है पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है। एंड इट इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है भाई। रेपिटिशन का मतलब जो पुनरावृत्ति है, जो बारंबारता को रोकने के लिए यूज किया जाता है नाउन के स्थान पर। कैसे यूज करेंगे देखो। मुकेश इज इल, सो ही विल नॉट कम टू स्कूल। देखो, मुकेश जो है बीमार है, इसलिए वह नहीं आएगा। ठीक है भाई। हमने मुकेश के स्थान दोबारा मुकेश जो है हम ना लिखें, इसलिए हमने यहां पर ही का प्रयोग किया है बच्चों। मुकेश इज इल, मुकेश बीमार है, सो ही विल नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आएगा। मुकेश, हमने यहां पर मुकेश नहीं लिखा, आप समझ रहे हो। मुकेश की जगह हमने क्या लिखा है, ही। ठीक है भाई। तो ये जो ही है ये नाउन के स्थान पे आया है, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है भाई। पर्सनल प्रोनाउन है, उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको दूंगा। तो मैंने ये बताया आपको, प्रोनाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। पहली बात तो ये है। मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक्स होते हैं, जिनमें नाउन को पढ़ा दिया है। एंड इट इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने ही जो है यहाँ यूज किया है। ये प्रोनाउन है। जो शब्द नाउन के स्थान पर आएगा वो ही प्रोनाउन होगा। ठीक है भाई बच्चों। अब मैं तुम्हें इसके टाइप्स बताता हूँ कितने होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं भाई इसके जो टाइप्स हैं, कितने टाइप्स होंगे। आओ भाई समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो भाई, अब पूरा समझ लो भाई, ध्यान से समझना बच्चों। नंबर 1 है इसका पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है भाई। दूसरा है पजेसिव प्रोनाउंस। भाई तीसरा है आपका एम्फेटिक, इसी को हम बोलते हैं एम्फेसाइजिंग। और भाई ये प्रोनाउन है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
और भाई पांचवा देखो अब गए, पर्सनल, पजेसिव, एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव। पांचवा है भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव की स्पेलिंग अगर तुम्हें लग रहा हो कि भाई हमें कम मतलब जो दिख नहीं रहा है, तो वो तुम्हारी किताबों में भी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अगला देखो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। सातवां है भाई इनडेफिनिट प्रोनाउंस। और भाई आठवां है आपका रेसिप्रोकल। और भाई नवा है आपका इंटरोगेटिव। 10वां है भाई रिलेटिव। और 11वां है आपका एक एक्सक्लेमेटरी भी है। तो ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है भाई, ये आपके सिलेबस में नहीं है। मेनली जो है आपको इन पे फोकस करना है, ठीक है भाई। तो भाई टोटल तो ये 11 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इसको बोलेंगे भाई व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और भाई ये है संबंध वाचक। एम्फेटिक होता है दृढ़ता। रिफ्लेक्सिव, और भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपका दूसरा। इसको देखो भाई संकेतवाचक बोलते हैं इसे। रिफ्लेक्स होता है प्रभाव डालता है, ये प्रभाववाचक बोल दो इसे भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव होगा इंडेफिनिट होगा निश्चयवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं विभाग सूचक, विभाग सूचक होता है। रेसिप्रोकल परस्पर संबंध दिखाता है। परस्पर वाचक बोल देते हैं इसे, परस्पर वाचक। ये है प्रश्नवाचक। और रिलेटिव है संबंध, संबंध बताता है भाई। संबंधवाचक जैसे पजेसिव होता है ऐसे ही रिलेटिव होता है। एक्सक्लेमेटरी होता है भाई, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। ये एक्सक्लेमेटिव जो एक वॉट आता है, वॉट शब्द, इसमें आश्चर्यवाचक बोल दो इसे एक प्रकार से आप, ठीक है भाई। रिफ्लेक्सिव को प्रभाव डालता है या निजवाचक भी बोल देते हैं इसे। तो चलो भाई अब तुम्हें मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देता हूं इसकी बच्चों। देखो भाई इसमें भाई तुम्हारा पर्सनल आ जाएगा, पजेसिव ले लो इसी में, एम्फेटिक ले लो इसी में, और रिफ्लेक्सिव ले लो, ठीक है भाई। 4 प्रोनाउन क्लियर कर दूंगा तुम्हारे इसमें। देखो भाई कैसे करने के लिए। देखो भाई आई का मी, वी का अस हो गया, यू का यू, ये है आपका हिम, ये है आपका हर, इट, देम। माई, अवर, योर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, देयर्स, हर्ष, हिज, योर्स,
योर्स, आवर्स, माइन। ठीक है भाई। अभी और देखो, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देंगे चार्ट को। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। देखो भाई, इनकी कुछ विशेषताएं हैं बच्चों, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ लो। देखो, आई का बहुवचन वी, यू का बहुवचन यू, और ही सी इट का जो बहुवचन है वो दे होता है। आई जो है कॉमन जेंडर का है भाई, आई कॉमन जेंडर, वी कॉमन जेंडर का है। ठीक है भाई। और यू जो है ये भी कॉमन जेंडर का है, ये भी कॉमन जेंडर का है। यू का प्लूरल यू होता है। ही जो है मैस्कुलिन जेंडर का है, सी फेमिनिन जेंडर का है भाई, फीमेल के लिए होगा। ये होगा न्यूटर जेंडर, इसमें ऑल जेंडर आ जाएंगे। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर, टोटल जेंडर आ जाएंगे इसमें। भाई बच्चों, ये वर्ब से पहले आएगा, और ये जो है तुम्हारा वर्ब या प्रपोजिशन के बाद। ठीक है भाई। ये जो है ये नाउन से पहले आता है, ये आएगा विदाउट नाउन। ठीक है भाई। और ये जो है, देखो ये जो आपका ऊपर है ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है ये, पर ये जो है खाना पूरा पजेसिव प्रोनाउन है। ये जो है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है भाई। ठीक है भाई। और ये जो है आपका क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव केस। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव केस है। ये है आपका नॉमिनेटिव केस। ठीक है भाई। और ये जो लिखे हुए हैं ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों का काम करेंगे, रिफ्लेक्सिव का और एम्फेटिक का। यार इनकी जो थोड़ी कंडीशन अलग होगी, कैसे यूज करेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूं बच्चों। फिलहाल तुम ये समझो, आई का बहुवचन वी, यू का बहुवचन यू, ही सी इट का बहुवचन दे। आई कॉमन जेंडर का है, यानी लड़का और लड़की दोनों यूज कर सकते हैं अपने आप को आई। आई का मतलब मैं, वी माने हम, यू माने तुम, ही माने वह, सी माने वह, इट माने भी वह, और दे माने वे। और बच्चों वी को भी कॉमन जेंडर का ही वर्ड है, यू कॉमन जेंडर का है, ही मैस्कुलिन जेंडर का, सी फेमिनिन जेंडर, इट जो है न्यूट्रल जेंडर का है, दे में ऑल जेंडर होते हैं। इसको वस्तुओं के लिए यूज कर लो, फेमिनिन वाले यूज कर लो, मैस्कुलिन वाले कर लो, ऑल जेंडर होते हैं इसमें भाई। और भाई ये जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस है, या तो ये वर्ब के बाद आएगा या फिर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस है या तो ये वर्ब के बाद या प्रपोजिशन के बाद आएगा। ये नाउन से पहले आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसे। और बच्चों ये जो पजेसिव प्रोनाउन है ना, ये विदाउट नाउन यूज होता है, विदाउट नाउन। ठीक है, वो वर्ब से पहले और वर्ब के बाद पजेसिव प्रोनाउन है। ये है आपका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, ये वाला। मैं कंडीशन बता देता हूं। तो देखो, तुम देख रहे होगे कहीं सेल्फ है कहीं सेल्फ है, ये प्लूरल है। सेल्फ जो है, सेल्फ का क्या है? प्लूरल, सेल्फ जो होता है। ठीक है भाई, ये देखो यहां इसका प्लूरल लिख रहा है। और एक बात बता दूं मैं, इसका और ये सेम होता है, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव हिज का सेम होता है। हर का ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव सेम होगा भाई। और पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता बच्चों। ये है इसमें जो बात तुम्हें मैं बता रहा हूं। अब मैं तुम्हें इसमें से कुछ सेंटेंस यूज करके दिखाता हूं, रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक का परिवर्तन कैसे होगा उसको समझ लो आप। देखो भाई, आई माई सेल्फ कॉल्ड हिम। ठीक है भाई। दूसरा देखो, आई हर्ट माई सेल्फ। तीसरा देखो भाई,
आई कैन डू इट माई सेल्फ। चौथा देखो भाई, यू कॉल्ड मी। और देखो, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने, ये जो क्रिया हुई, तो मैं क्रिया देखना है, सब्जेक्ट क्या क्रिया कर रहा है। दूसरे से समझो, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई। तो ये जो चोट पहुंची, ये आई को ही पहुंची, किसी और को नहीं पहुंची। तो ये जो माई सेल्फ है, वर्ब के तुरंत बाद स्थान होता है इसका। इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे इसे? रिफ्लेक्स। क्योंकि ये जो रिफ्लेक्स पढ़ रहा है ना, इसका सब्जेक्ट पे ही पड़ेगा रिफ्लेक्स। यहां देखो भाई, आई माई सेल्फ कॉल्ड हिम, मैंने स्वयं उसे बुलाया। तो इसमें जो आई है ना बच्चों, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई माने मैं। और तुम्हें मैंने बताया चार्ट में पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है आई। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है भाई। और ये जो है, ये है यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई पर्सनल प्रोनाउन है, ये जो आई है ये पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन के सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है एम्फेटिक। क्या आएगा भाई? एम्फेटिक प्रोनाउन आता है। क्या बोलते हैं उसे हम? एम्फेटिक प्रोनाउन। और देखो भाई, कॉल्ड के बाद हिम आ रहा है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो एक तो पर्सनल प्रोनाउन हिम है इसमें, एक आई है, और ये जो है ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। कहते हैं ना मैंने स्वयं ये काम किया। तो कोई आदमी सब्जेक्ट अपने आप पर जोर डालने के लिए कह रहा है। इसमें देखो, आई कैन डू इट माई सेल्फ, ऑब्जेक्ट के बाद जब स्थान आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब इट को स्वयं कर सकता हूं, मैं इसे स्वयं कर सकता हूं। ये जो इट है ना, इट, देखो स्वयं की बात समझो। मैंने स्वयं उसे बुलाया, मैंने के पीछे तुरंत स्वयं आ रहा है, तो स्वयं की स्पेलिंग लगा दो भाई, माई सेल्फ। हिमसेल्फ नहीं लाएंगे यहाँ, उसके हिसाब से ही लाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। इसे देखो भाई, मैं इसे स्वयं कर सकता हूं। अब देखो भाई, इसे के तुरंत बाद स्वयं आ रहा है, तो इसे के बाद ही स्वयं की स्पेलिंग लाओ, माई सेल्फ। ठीक है भाई। तो ये जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या है ये? एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है भाई। और ये पर्सनल प्रोनाउन है, और ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है भाई। ऑब्जेक्टिव केस का है, ये नॉमिनेटिव केस का है, ये ऑब्जेक्टिव केस का है। ये है यू पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन। यू कॉल्ड मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद आ रहा है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। ये नॉमिनेटिव केस का है, देखो इसका जो सब्जेक्ट है ये, ठीक है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। तो बच्चों, मैं अब तुम्हें बताता हूं, जो मैंने तुम्हें लिखवाया था, जिसमें आई वी, यू ही सी इट दे, मी, और पजेसिव प्रोनाउन में आएगा आपका, जो मैंने तुम्हें बताया था, जो कि 4th नंबर पे था ना, वो पजेसिव प्रोनाउन था। 5th नंबर पे था आपका एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव मैंने समझा दिया। मैं तुम्हें पजेसिव प्रोनाउन बता दूं थोड़ा सा। पजेसिव प्रोनाउन समझो भाई, जैसे यह किताब मेरी है, तो इसे लिखेंगे दिस बुक इज माइन। यहां मेरी की स्पेलिंग है माइन। ठीक है भाई। तो ये जो है पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है ये? पजेसिव प्रोनाउन। देखो, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्ष, इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, देयर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। इसके बाद नाउन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं दूसरी। अगर हमने कह दिया दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है, देखो यह मेरी किताब है, ये मेरी किताब एक साथ आ रहा है, ये मेरी पीछे था, इसमें इसकी पीछे ले आए। ठीक है भाई। यह हो गया इसमें सब्जेक्ट, दिस इज माने है, मेरी किताब की, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है भाई। और ये जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस यहां पर। तो मुझे उम्मीद है कि पजेसिव प्रोनाउन आपकी समझ में आया होगा। एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव समझा दिया आपको। ठीक है भाई। और आप वर्कआउट करना अपने आप।
पर्सनल प्रोनाउन ये हो गया आपका। अब आता है डेमोनिस्ट्रेट। 4 प्रोनाउन हो गए आपके, पर्सनल प्रोनाउन और उसके केसेस हो गए नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव, वो चार्ट में मैंने बताया। कोई फिर भी तुम्हें दिक्कत आती है तो कमेंट में कमेंट कर दो तुम। और रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक हो गया आपका, पर्सनल प्रोनाउन हो गया आपका, पजेसिव प्रोनाउन। अब मैं तुम्हें डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन बता देता हूं। डेमोनिस्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है भाई। दिस माने यह, दैट माने वह, वे और ये। इनमें भाई ऑल जेंडर होते हैं भाई, ऑल जेंडर्स है इसमें। जैसे कैसे है ऑल जेंडर, समझ लो। दिस इज माई सिस्टर, दिस का प्रयोग सिंगुलर में होगा। अगर मैं कहूं दीज आर माई सिस्टर्स, ये हो गया प्लूरल इसका। अब देखो भाई, दिस इज माई ब्रदर, और भाई मैं लिख दूंगा दीज आर माई ब्रदर्स। और भाई देखो, तुमने देखा कि दिस का प्रयोग सिस्टर के लिए हुआ, या दीज का सिस्टर्स, प्लूरल हो गया दिस का दीज। यहां देखो भाई, दिस से इज से पहले दिस आ रहा है तो ये इसका सब्जेक्ट है, इसका प्लूरल है दीज। तो दिस जो है ब्रदर के लिए भी आ रहा है, हाँ दीज जो है ब्रदर्स के लिए आ रहा है। कुल मिला के सिंगुलर प्लूरल भी है, और ये फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है। अब तो मैं न्यूट्रल जेंडर में और दिखा दूं उसे, तो मैं क्लियर हो जाएगा कि भाई ऑल जेंडर में यूज हो जाएगा इसका। देखो भाई, अगर मैं कह दूं दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, और मैं कह दूं कि भाई दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड। देखो भाई, ये कॉमन जेंडर है, ये मस्कुलिन जेंडर है मेल, ये फेमिनिन जेंडर है, ये न्यूट्रल जेंडर है। तो बताओ ऑल जेंडर इसमें आ गए ना। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना कि दिस का प्रयोग वस्तु के लिए करें, व्यक्ति के लिए भी यूज होता है इसका। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके लिए फिलहाल यहाँ पर जो है डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है बच्चों। ये क्या है? ये डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। कैसे करते हैं ये समझ लो। अगर हमने लिख दिया दिस बुक, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दीज बुक्स आर माइन, ये किताब मेरी है। दीज बुक्स, देखो भाई, ये जो नाउन से पहले आ रहा है तो ये होगा डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये भी डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि दिस, दैट, दीज, दोज डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। लेकिन फिलहाल तुम्हें डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन पे गौर करनी है। ये विदाउट नाउन यूज होंगे। विदाउट नाउन, वर्ब से तुरंत पहले अगर यूज हो रहे हैं तो तुम समझ लो कि ये डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है भाई। अगर नाउन के साथ यूज हो रहे हैं तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, जैसे तुम्हें उस एग्जांपल में बताया मैंने। तो बच्चों तुम्हारे 5 हो गए कंप्लीट। डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, इंटेरोगेटिव। देखो इंटेरोगेटिव में बच्चों हु है, इसका ऑब्जेक्टिव होगा हुम, और इसका पजेसिव होता है हुज। एक आएगा इसमें व्हाट, इसका ऑब्जेक्टिव व्हाट होता है, ये नहीं होता है इसका भी ये विच आएगा, इसका ऑफ पजेसिव केस। देखो भाई, ये तो मैस्कुलिन के लिए या फेमिनिन के लिए सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होता है, विच का विच ही होता है। इसमें हु का प्रयोग मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए यूज होगा। व्हाट का जो प्रयोग है बच्चों वो न्यूट्रल जेंडर के लिए होगा, और विच में होते हैं ऑल जेंडर। विच में क्या होंगे बच्चों? ऑल जेंडर होंगे। अभी मैं समझा दूंगा कैसे होते हैं ऑल जेंडर। और हु का ऑब्जेक्टिव हुम होता है, पजेसिव होता है हुज। व्हाट का ऑब्जेक्टिव व्हाट होगा, पजेसिव होगा हुज। विच का ऑब्जेक्टिव विच, या फिर पजेसिव देखेंगे तो ऑफ विच होता है, या फिर हुज ही लिखते हैं ज्यादातर। ठीक है भाई। तो हु, व्हाट, विच का प्रयोग आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन में समझो कैसे करेंगे। चलो भाई देखो, खुल के आ जाओ आज मैदान में। देखो भाई बच्चों, अगर हम कहें हु इज सी, इसका मतलब है वह कौन है, वह कौन है। ठीक है भाई। अगर मैं लिख दूं हु आर दे, वे कौन है। ठीक है भाई। अगर मैं कहूं कि व्हाट आर यू, तुम क्या हो, और मैं कहूं व्हाट डू यू वांट। ठीक है भाई, एक हो जाता है
विच इज योर ब्रदर, विच इज योर सिस्टर, विच आर योर फ्रेंड्स। ठीक है भाई, विच आर योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वगैरह की स्पेलिंग तो तुम्हें पता ही होंगी भाई। विच इज योर, देखो भाई, और एक होगा whom did you call। देखो भाई, हु इज सी, वह कौन है, तो सी इज माई सिस्टर ब्रदर, कुछ तो है भाई। हु इज, हु आर दे, तो हु का प्लूरल है, देख रहे हो आप, नॉमिनेटिव केस है ये, नॉमिनेटिव। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस हुआ है, ये इसका सब्जेक्ट है ये यू, और ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है हु का। ठीक है भाई, और हुज इज दिस बुक, ये है पजेसिव केस। क्या है ये? पजेसिव केस। व्हाट आर यू, ये जो है नॉमिनेटिव केस है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है। इस डू का सब्जेक्ट है यू, तो व्हाट ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है भाई, व्हाट आर यू, तुम क्या हो। आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए टीचर, ऐसे बताना पड़ता है व्हाट के जवाब में। प्रोफेशन बताना पड़ता है। ठीक है भाई, व्हाट के जवाब में क्या बताया, प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए यूज होगा न्यूट्रल जेंडर है। विच इज योर ब्रदर, विच का देखो भाई, ब्रदर हो गया है मेल। विच इज योर सिस्टर, ये हो गई फीमेल। विच आर योर फ्रेंड्स, विच का देखो प्लूरल भी विच होता है, इसके साथ आर आ रहा है ना, तो फ्रेंड्स हो गया है कॉमन जेंडर। विच इज योर हाउस, ये है न्यूट्रल जेंडर। तो बच्चों ऑल जेंडर आ गए विच में अब। ठीक है भाई, तो तुम्हारा ये हु और विच का प्रयोग हो गया, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थे। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं बच्चों। अब देखो भाई, ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बनेंगे, ये देखो भाई। रिलेटिव प्रोनाउंस को ही बोलते हैं बच्चों कंजक्टिव प्रोनाउन। ये स्पेलिंग वगैरह तुम्हारे उसमें लिखी हुई है, केवल मैं समझा रहा हूं तुम्हें। जैसे हु, व्हाट, विच का प्रयोग करेंगे, एक इसमें दैट बढ़ जाता है, इसमें भी ऑल जेंडर है, इसमें भी ऑल ही है, इसमें है ऑल जेंडर। ये केवल वस्तु के लिए यूज होगा न्यूट्रल जेंडर में, ये जो है केवल वस्तु के लिए न्यूट्रल जेंडर। ठीक है भाई, और हु होगा पर्सन के लिए यूज। चलो भाई, समझते हैं इसके कैसे यूज होगा ये, और कैसे ये वाक्यों को जोड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कैसे करेगा, उस पर गौर करते हैं बच्चों आज। देखो भाई, आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, ही वॉज, वह बीमार था। अब इन दोनों सेंटेंसों को जब हम जोड़ेंगे ना बच्चों, तो कैसे जोड़ेंगे, देखो, आई मेट ए बॉय हु वॉज, मैं एक लड़के से मिला जो बीमार था। अब बॉय के लिए क्या लाओगे आप, हु। अगर बॉय के लिए आप वॉट लाए तो गलत हो जाएगा, विच लाए तो गलत हो जाएगा। हाँ, दैट ला सकते हो तुम। ठीक है भाई, हु या दैट कोई सा ले आओ इसमें, सही है भाई, लेकिन वॉट और ये नहीं लाओगे। तो ये जो हु है यहाँ पर, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो बॉय है, ये इसका सब्जेक्ट है वॉज का। ठीक है भाई, और हमने इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ के लिए इसे यूज किया, तो ये कंजक्शन का भी काम करता है। इसे कंजक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कंजक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है भाई, कंजक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं इसे हम। ऐसे ही भाई, आई हैव ए हाउस, मेरे पास एक घर है। इट वाज बुल्ट बाई माई फादर,
ये मेरे पिताजी के द्वारा बनवाया गया था। कैसे बनाएंगे भाई, इसे जोड़ेंगे कैसे, देख लो भाई। आई हैव ए हाउस, इसमें दैट ले आओ या विच ले आओ। वॉज बुल्ट, क्योंकि जो हाउस है ना उसको देखते हुए प्रोनाउन लाएंगे, क्योंकि दैट में भी ऑल जेंडर होते हैं, विच में भी विच में तो खैर न्यूटर जेंडर ही होता है, कोई सा भी ले आओ, हाँ विच और दैट दोनों ही सही है भाई। ठीक है भाई, तो आगे मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चों कैसे फिर और प्रयोग करेंगे इनका रिलेटिव का। अभी मैं तुम्हें एक और बता देता हूँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन देख लो भाई। अब देखो भाई, सम है, ऑल है, एनी है, एनी वन है, एवरीवन है, समवन है, समथिंग है भाई, समवन, समथिंग, समवन, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू। ठीक है भाई, ये जो है कुछ वर्ड है, सम है, ऑल, एनी, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, समवन, एवरीथिंग, फ्यू। ठीक है भाई, ये जो है सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है ये, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ये। और जो रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल में आपका ईच अदर और भाई वन एन अदर आएगा। ये होता है दो के लिए और ये दो से अधिक। इनका मतलब होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से। बच्चों ईच अदर का मतलब है एक दूसरे से। जैसे मैं कहूं दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब कहने का ये है वो दो है। अगर मैं कहूं दे लव वन एन अदर, तो इसका मतलब है वो दो से ज्यादा है, एक दूसरे से। दो से ज्यादा होंगे वन एन अदर, और दो होंगे तो ईच अदर। ठीक है भाई, चलो बच्चों इंडेफिनिट हो गया आपका और रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। अब भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बच रहा है आपका। एक है आपका नाइदर, एक है आपका आइदर, और एक है आपका ईच। भाई पहली बात तो यह है इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है भाई, और दूसरी बात ये संरचना होगी नाइदर ऑफ द टू, या फिर यहां होगा प्लूरल नाउन। ठीक है भाई, दूसरा इसका मतलब होगा नाइदर का दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। और आइदर का मतलब है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। और ईच का मतलब है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक। ठीक है भाई, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक। आइदर का मतलब दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं। जैसे हमने कहा भाई, कैसे इनका सेंटेंस प्रयोग समझ लो बच्चों। नाइदर ऑफ द बॉयज ऐसे अगर लिखा है, ठीक है, केम टू स्कूल, देखो भाई लड़कों में से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ द बॉयज का मतलब है, बेशक यहां दो नहीं दे रखा, लेकिन आप क्या बोलोगे, दो लड़कों में से कोई भी नहीं आया स्कूल, तो नाइदर ऑफ द बॉयज केम टू स्कूल। ठीक है भाई, अगर कोई एक आया है तो क्या बोलोगे आप, आइदर ऑफ द बॉयज केम टू स्कूल। आइदर ऑफ द बॉयज का मतलब है दो लड़कों में से कोई एक। मुझे पता है कि दो नहीं दे रखा, लेकिन आइदर और नाइदर का प्रयोग दो के लिए होगा। अगर मैं कहूं ईच ऑफ द बॉयज केम टू स्कूल, ईच का प्रयोग होगा दोनों में से, मतलब ईच ऑफ द बॉयज दोनों में से दोनों आए, मतलब हर एक आया, दोनों में से हर एक विद्यार्थी स्कूल आया। या फिर दो से ज्यादा होंगे तो भी हम ईच का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, दो या दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग होगा। अब मान लो दो में से कोई भी नहीं,
तो लाई नाइदर। अगर 2 से ज्यादा हो, जैसे 100 में से एक भी नहीं, तो कैसे लिखेंगे? फिर लिखेंगे भाई नन। क्या लिखेंगे भाई? नो वन या नन। और भाई जो आइदर है इसके लिए लिखेंगे एनी या एनी वन। जैसे 100 लड़कों में से एक आया, एनी वन ऑफ द 100 बॉयज केम टू स्कूल, और 100 में से कोई भी नहीं आया, तो आइदर और नाइदर नहीं लाएंगे वहां लिखेंगे नन ऑफ द 100 स्टूडेंट्स केम टू स्कूल। ठीक है भाई, नन ऑफ द 100 स्टूडेंट्स केम टू स्कूल, 100 विद्यार्थियों में से एक भी विद्यार्थी नहीं आया। तो कुल मिला के बच्चों, आइदर नाइदर, नाइदर का मतलब 2 में से कोई नहीं, आइदर का मतलब 2 में से कोई एक, ईच का मतलब 2 में से दोनों। ठीक है भाई, दोनों में से हर एक, ऐसे बोलेंगे। जैसे मैंने कहा नाइदर ऑफ द बॉयज केम टू स्कूल, 2 लड़कों में से कोई भी नहीं आया। आइदर ऑफ द बॉयज, 2 लड़कों में से कोई एक आया है। ईच ऑफ द बॉयज, 2 लड़कों में से हर एक आया है। ठीक है भाई, तो ये आपका बच्चों आज प्रोनाउन का मामला क्लियर हो गया। एक्सरसाइज तो मैं कल करवाऊंगा मैं।